स्वागत है दोस्तों आपका बिग डेटा के दूसरे लेक्चर में। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हमें दूसरा लेक्चर को लॉन्च करने में बहुत समय लग गया, क्योंकि कुछ बैकएंड पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसलिए हमें काफ़ी टाइम लग गया। बट आगे से हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक हफ्ते हम एक नया लेक्चर अपलोड कर दें चैनल पे, ताकि आप लोग लगातार अपनी पढ़ाई कर सकें। तो आज सेकंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में, कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते क्या हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को बनाने में और मेंटेन करने में, और किस तरह के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं मार्केट में जिसको यूज़ करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बना सकते हैं। और थोड़ा सा हम लोग ये भी समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बिग डेटा से कैसे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की डेफिनेशन, परिभाषा समझ लेते हैं। कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ एक नेटवर्क पे जुड़े हुए होते हैं, और ये सारे के सारे कंप्यूटर एक बड़े काम को करने की कोशिश कर रहे होते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। तो इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पर एक नया टैब बना लेता हूँ, और मैं कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो सपोज़ आपके पास आप एक क्लाइंट हो और आपने एक क्वेरी सबमिट करी। क्वेरी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। लेकिन अब होता क्या है कि ये जो क्वेरी है, ये एक आपने एप्लीकेशन पे सबमिट करी। उस एप्लीकेशन में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स हैं। मैं कुछ बना रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कुछ भी नंबर हो सकता है कंप्यूटर का। 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। पर अब होगा क्या कि आपकी जो क्वेरी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कि उस क्वेरी का कुछ हिस्सा, सपोज़ ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर सॉल्व कर रहे होंगे, ये वाला कंप्यूटर और ये वाला कंप्यूटर, कुछ हिस्सा ये वाला कंप्यूटर, कुछ हिस्सा ये वाला कंप्यूटर, कुछ हिस्सा ये वाला कंप्यूटर। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में बनाऊँ, सपोज़ ये आपका एक ग्रुप हो गया क्वेरी का, और ये आपका एक ग्रुप हो गया क्वेरी का। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक बड़ी सी क्वेरी को हम लोगों ने मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, और हर एक टुकड़ा की जो प्रोसेसिंग की जो जिम्मेदारी है वो एक मशीन को पकड़ा दी कि भैया तुम ये वाला काम करोगे, तुम ये वाला काम करोगे। तो हर एक मशीन अपना अपना छोटा छोटा काम करेगी इसमें। तो ये बेसिकली आइडिया होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का, कि एक बड़े काम को बहुत सारी मशीनों पर बाँट दिया जाए, जहाँ पर तो आप देखोगे कि सारी की सारी मशीनें काम एक बड़ी क्वेरी पे ही कर रही हैं, जो ये वाली जो क्वेरी सबमिट हुई है, लेकिन उस क्वेरी को ब्रेक कर दिया गया है छोटे छोटे हिस्सों में। ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। हमने बोला कि और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की स्टेट जो होती है वो मशीन से आपस में शेयर करती हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर इस वाली मशीन ने काम कर लिया, उसके बाद इस वाली मशीन को किसी को बताना पड़ेगा कि काम हो गया, राइट। तो वो कैसे बताएगी? वो बताएगी शेयर स्टेट के ज़रिए से। कोई एक ज़रिया होना चाहिए जिससे कि ये वाली मशीन अपना काम करने के बाद जो कन्फर्मेशन है वो दूसरी मशीन को दे सके। तो कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए इन मशीन्स को आपस में बात करने का। इसका मतलब होता है कि शेयर्ड स्टेट, किसकी एक कॉमन स्टेट होगी जिसपे कि सारी की सारी मशीन्स बता सकेंगे कि हाँ मेरा वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया है। ये सारी के सारी कॉन्करेंटली काम करेंगी। जैसा कि मैंने बताया कि हमने जब डिवाइड कर दिया, तो ये वाली मशीन जो दोनों हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि ये वाली दोनों मशीन्स अपने काम को कितनी तेज़ी या कितने धीरे कर रही हैं। ये दोनों अपना काम ख़त्म करके अपनी स्टेट को वापस इन्फॉर्म कर सकती हैं कि हाँ भाई हमारा काम ख़त्म हो गया है। और इसमें से कोई भी एक मशीन डाउन भी हो सकती है। सपोज़ ये वाली जो मशीन है ये बंद पड़ी है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बाकी की जो मशीनें हैं वो सारी मशीनें मिलके इस क्वेरी को सॉल्व कर सकती हैं। और इवन अगर ये वाली मशीन अगर कोई एक ऐसी मशीन भी है जो काम कर रही है और फिर अगर बंद हो जाती है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टेट शेयर्ड है। तो जब ये मशीन वापस अप आएगी तो अपनी प्रीवियस स्टेट को उठाएगी और काम करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को समझ सकते हैं। अगली चीज़ हम समझ लेते हैं सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में फ़र्क क्या होता है। तो मैं वापस एक डायग्राम की हेल्प से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब मैंने बोला एक सेंट्रलाइज सिस्टम, तो एक मशीन है, ये समझ लेते हैं इसको कि ये सर्वर हो सकता है, और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, राइट। यहाँ पे सारे के सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं।
ये आपका लोकल ब्राउज़र भी हो सकता है। और जब ये सारे के सारे जो क्लाइंट्स हैं वो सब के सब अपनी क्वेरी सबमिट कर रहे हैं इस एक मशीन पे, और ये एक मशीन ही सीक्वेंशियली एक एक करके बारी बारी से सबकी क्वेरी को आंसर कर रही है, सबकी क्वेरी का जवाब दे रही है। तो ये जो हो गया, ये हमारा हो गया सिंपल सेंट्रलाइज्ड मॉडल, जिसमें कि एक कंप्यूटर है, सेंट्रल में एक सर्वर बैठा हुआ है और वही सर्वर सारे के सारे जवाब दे रहा है सारे के सारे कस्टमर्स को। तो ऑब्वियसली ये स्लो हो जाएगा कुछ समय बाद, क्योंकि अगर इसमें बहुत सारे कस्टमर्स आ गए, इसके ऊपर बहुत सारे के सारे कस्टमर्स आ गए और सबके सब ने इस पर क्वेरी लगाना शुरू कर दिया, तो कुछ देर बाद ये सिस्टम स्लो हो जाएगा कि इसके पास ना ही मेमोरी बचेगी ना ही CPU पावर बचेगी नई क्वेरीज को सॉल्व करने की। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर C2, C3, C4, C5 सब के सब अपनी क्वेरी सबमिट कर दें तो कोई ना जो भी कंप्यूटर खाली बैठा होगा वो इसकी क्वेरी उठा लेगा और उसका क्वेरी का कुछ पार्ट सॉल्व कर देगा। फिर जब दूसरा कंप्यूटर खाली होगा तो वो उसकी कुछ क्वेरी का कुछ पार्ट खाली कर देगा, सॉल्व कर देगा और रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से जो आपकी जो क्वेरी का जो काम है वो बट जा रहा है बहुत सारे कंप्यूटर्स में। यहाँ पर ये बात समझनी भी ज़रूरी है कि जो काम जो है, जो क्वेरीज़ हैं, इनको जब ये कंप्यूटर्स प्रोसेस कर रहे हैं तो इन कंप्यूटर पे ऐसा कोड भी लिखा हुआ होना चाहिए जो कि इस क्वेरी को बांट सके, इस क्वेरी को ब्रेक कर सके। अगर आपने कंप्यूटर पे ऐसा कोड लिखा हुआ है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि फिर एक ही मशीन आपको उस पर्टिकुलर काम को सॉल्व कर पाएगी। तो आपका जो कोडिंग है, कोडिंग भी इस तरीके से करनी चाहिए कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के मॉडल को सपोर्ट कर सके। तो ये तो बात होगी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। ये एक और एग्जांपल है जो कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये एक और नया एग्जांपल है जिसमें हमने बोला है कि एक मशीन है हमारे पास और सपोज़ उस मशीन के 4 IO चैनल हैं। IO चैनल मतलब वो जगह, वो रास्ते, वो डोर्स जहाँ से रीड या राइट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है या पढ़ा जा सकता है मशीन के द्वारा। और हर एक जो चैनल है, हर एक जो डोर है, उसकी जो बैंडविड्थ है वो 100 Mbps की है। और अगर आपको 1 टेराबाइट का डेटा प्रोसेस करना है तो लगभग 45 घंटे का टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अप्रोच में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो मैं क्या करूँगा कि इसी सेम साइज़ की, सेम कॉन्फ़िगरेशन की 100 मशीनें लगा दूँगा और फिर जो 1 टेराबाइट का डेटा है वो सिर्फ 45 मिनट में प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि इस जो 1 टेराबाइट का जो प्रोसेस था, जो डेटा था, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 100 मशीनों के ऊपर और हर एक मशीन ने अपना इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही मशीन काम कर रही थी, पूरे के पूरे 1 टेराबाइट को प्रोसेस कर रही थी और यहाँ पे 1 टेराबाइट को प्रोसेस करने के लिए मैंने 100 मशीनें लगा दी। तो यहाँ पे आप देखोगे बिग डेटा का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेट हो रहा है कि मुझे बहुत सारा डेटा अगर प्रोसेस करना है तो एक मशीन को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैं उसी डेटा को अगर मल्टीपल मशीन्स पे बांट दूँ और वो जो मशीन्स हैं वो पैरेलली उस डेटा को प्रोसेस कर पाएँ तो बात बन जाएगी, क्योंकि तब मेरा काम जल्दी हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हमने देखा कि बहुत एडवांस लगते हैं सुनने में, लेकिन उनके कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। हर चीज़ हर जगह से परफेक्ट नहीं होती है, तो इसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स नहीं बोलूँगा, चैलेंजेस हैं जो कि हमको सॉल्व करने पड़ेंगे अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात करें तो। सबसे पहला चैलेंज है बैंडविड्थ का, कि मैंने बोला कि जो कंप्यूटर्स हैं वो, जैसे कि मैं डायग्राम पे जाऊँ तो सारे के सारे कंप्यूटर्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं यहाँ पर, राइट, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और कनेक्टेड कैसे होंगे? नेटवर्क पे होंगे। नेटवर्क की कुछ स्पीड होती है, तो ये मशीन्स कितनी तेज़ी से इंफॉर्मेशन को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर पा रहे हैं वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि नेटवर्क की स्पीड कितनी अच्छी है या कितनी ख़राब है। तो आपका जो डेटा का जो मूवमेंट है, जो डेटा जो मूव हो रहा है एक मशीन से दूसरी मशीन का, वो लिमिट हो जाता है आपकी नेटवर्क की बैंडविड्थ की स्पीड के ऊपर। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। दूसरी लिमिटेशन ये है कि सिस्टम फेलियर्स बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के कॉन्सेप्ट में, कि अगर हज़ारों मशीनें लगी हुई हैं तो उसमें से 1-2 मशीन अगर फेल हो जाएगी, और जो कि होगी, मशीनें फेल होती हैं, अगर मशीनें फेल हो जाएंगी तो हमें उसके हिसाब से अपना एक प्रोग्रामिंग मॉडल डिज़ाइन करना पड़ेगा कि अगर एक मशीन कोई काम को करते करते फेल भी हो जाती है तो दूसरी मशीन उस काम को पिक कर पाए या वही मशीन जल्दी से रिकवर हो पाए। तो इस तरह की हम लोगों को माइंडसेट लेके चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, क्योंकि मशीनें, जब बहुत सारी मशीनें चलेंगी तो मशीनें उसमें से ख़राब भी होंगी, मशीनें क्रैश भी होंगी, मशीनें कुछ हो सकता है 1-2 मशीनें हैंग भी होंगी। तो हमें उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तीसरा जो चैलेंज है वो है हाई प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी।
क्योंकि आपका जो मैंने बताया था कि जो कोड है, आपको कोड को इस तरह से लिखना पड़ेगा कि एक एक काम को अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सके और सारी की सारी मशीनें छोटे छोटे हिस्से को परफॉर्म कर सकें, उस बड़े काम के छोटे छोटे हिस्से को परफॉर्म कर सकें। तो इसका एक अलग प्रोग्रामिंग का स्टाइल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है प्रोग्रामिंग का स्टाइल, क्योंकि आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स का इंटरेक्शन आपस में डिज़ाइन करना पड़ता है। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है कि जहाँ पर आपके पास हज़ारों मशीनें हैं तो हज़ारों मशीनों को मेंटेन कैसे करोगे, उनको अपडेट कैसे करोगे, उनको कोई सपोज़ कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम का पैच आ रहा है तो पैच कैसे अप्लाई करोगे, वगैरह वगैरह। तो ये 3 मेन चैलेंजेस हैं, बैंडविड्थ हो गया, सिस्टम फेलियर हो गया और प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और मैंने बोला था कि हम लोग एक सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को सॉल्व करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह के सोल्यूशंस अवेलेबल हैं मार्केट में। और जो सबसे पॉपुलर सोल्यूशन है उसका नाम है अपाचे हडूप। अपाचे हडूप बेसिकली आप इसको एक बहुत ही बड़ा लॉजिकल फ्रेमवर्क समझ लो, जिसमें बहुत सारी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज इंक्लूडेड होती हैं। वो लाइब्रेरी कौन सी होती है हम इसके बारे में फ्यूचर लेक्चर्स में बात करेंगे, बट अभी ये समझना ज़रूरी है कि एक बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क है, लूजली कपल्ड है क्योंकि लॉजिकल है। लूजली कपल्ड का मतलब ये होता है कि हर एक कंपोनेंट उसमें प्लग इन प्ले है कि आप उसको लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। तो एक लूजली कपल्ड फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स और लाइब्रेरीज इंक्लूडेड आते हैं। जब आप अपाचे हडूप इंस्टॉल करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली। और ये जो हडूप जो होता है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड अगर कोई काम करना है अपाचे हडूप उस काम को अच्छी तरह से कर पाएगा, और स्टेट शेयर करने के लिए इस स्टोरेज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इन सब चीज़ों को करने के लिए ये मैप रेड्यूस नाम के प्रोग्रामिंग मॉडल को इस्तेमाल करता है। मैप रेड्यूस क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम फ्यूचर लेक्चर्स में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अपाचे हडूप जो होता है वो मैप रेड्यूस पे काम करता है। मैप रेड्यूस एक प्रोग्रामिंग का स्टाइल होता है बेसिकली। और ये भी चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो अपाचे हडूप है वो इस बात को मान के चलता है कि अगर बहुत बड़ा सेटअप आप लगा रहे हो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स का तो मशीनें फ़ेल होंगी, और मशीनें फ़ेल होंगी तो हडूप के पास इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए, इतनी समझदारी होनी चाहिए कि उन फेल्ड मशीनों को वापस खड़ा कर सके, वापस अप ला सके, वापस उनको रीस्टार्ट करे या फिक्स करे या हील करे, जो भी करना है। अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज इसके अंदर होती है, बट बेसिक आइडिया ये है कि हडूप के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि वो किसी फेल्ड मशीन को वापस स्टार्ट कर सके और फेलियर्स को ऑटोमेटिकली हैंडल कर सके सिस्टम में। तो आज हमने समझा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, वो रिक्वेस्ट को कैसे बांटते हैं आपस में, नेटवर्क होता है, शेयर्ड स्टोरेज होता है, वगैरह वगैरह। हमने समझा कि किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को इम्प्लीमेंट करोगे, जहाँ पर हमने बात करी बैंडविड्थ की, प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी, और सिस्टम फेलियर्स की, मशीन फेलियर्स की बात करी। और हमने ये भी जाना कि इस तरह की डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क है जिसका नाम है अपाचे हडूप, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे रोकूंगा दोस्तों। आज हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें अगेन हमने समझी हैं, क्योंकि अभी ये सेकेंड ही लेक्चर है तो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग और ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ों को समझेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।